हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी फूड टेक ऑनलाइन। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज को और आज हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज रिलेटेड टू दी फूड सेक्टर रिसर्चेस विच टेक प्लेस इन दी नवंबर मंथ ऑफ 2024। यानी नवंबर 2024 के अंदर डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के द्वारा कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की गई या फिर कोई नई रिसर्च की गई फूड सेक्टर के अंदर, तो उस सबको हम अच्छे से कवर करेंगे और इस वीडियो में जानेंगे कि उनका आने वाले टाइम में इम्पैक्ट क्या होगा और उनके क्या क्या बेनिफिट्स हमें हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। नाउ जो आज की पहली न्यूज़ है वो एक ऐसी रिसर्च के बारे में है जो हमारे डायरेक्टली बेनिफिट करेगी उन फार्मर्स को या उन फूड प्रोफेशनल्स को जिनका जो बिजनेस है वो डिपेंडेंट है एपीकल्चर के ऊपर। अब आप सबको पता है एपीकल्चर में हम क्या करते हैं, बीज जो होती है उनको पालते हैं और उनसे जो हनी का एक्सट्रैक्शन है वो करते हैं। इस इंडस्ट्री का मेन प्रोडक्ट तो हमारा हनी होता है और जो हमारा बाय प्रोडक्ट होता है वो होते हैं वैक्सेस। ओके, सो जो भी फार्मर या फिर जो भी फूड प्रोफेशनल एपीकल्चर में इवॉल्व है, एपीकल्चर की इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, उन सबको ये जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकती है। अब न्यूज़ ये है कि कोलंबिया के जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक ऐसा फूड सप्लीमेंट डेवलप किया है फ्रॉम द प्लांट्स कि अगर हमारी बीज को हम वह फूड सप्लीमेंट फेड करेंगे जो हमारी एपीकल्चर में डेवलप वो इन्वॉल्व है, तो वह बीज के अंदर कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस होंगे जिससे उनके अंदर एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म या एक प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप होगा। ओके, किसके अगेंस्ट में? पेस्टिसाइड्स के अगेंस्ट में। अब जो एपीकल्चर के फार्मर होते हैं उनके सामने बड़ी दिक्कत ये होती है कि मान लो कोई आपका फार्म है जहाँ से बीज जो है वो नेक्टर कलेक्ट कर रही है, लेकिन अगर आप उस फार्म में पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हो तो ये जो पेस्टिसाइड है ये बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं हमारी जो बीज होती है उनके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को, उनके ब्रेन को, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली अपना नेक्टर प्रोडक्शन नहीं कर पाती है जिससे बाद में हनी बने। ओके, तो अब जो कोलंबियन साइंटिस्ट है इन्होंने इसका सॉल्यूशन निकाला है। इन्होंने एक ऐसा फूड सप्लीमेंट बनाया है जो कि अगर हम उन बीज को फेड करेंगे तो ये जो पेस्टिसाइड का हार्मफुल इम्पैक्ट है उन बीज के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे नहीं होगा। तो ये आने वाले टाइम में जो एपीकल्चर में हनी प्रोडक्शन है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। ओके, अब इस न्यूज़ के बारे में अगर और जाने तो यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि कौन सी दो यूनिवर्सिटी ने मिलकर इस पर रिसर्च की थी, जिनमें एक तो है कोलंबियाज प्राइवेट रोजारिया यूनिवर्सिटी इन बोगाटा और दूसरी है डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो साइंस इन दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। इन दोनों ने मिलकर ये रिसर्च की थी और इसका मेन रीज़न इन्होंने बताया था, इसका एम इन्होंने बताया था कि आज के टाइम में जो एपीकल्चर में बीज की पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। उसका मेन रीज़न है हाई यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर लैंड। ओके, तो इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए इन्होंने ये रिसर्च कंडक्ट की थी और ये अब सक्सेसफुल हो चुके हैं। इन्होंने जो ये सप्लीमेंट बनाया है, ये फूड सप्लीमेंट बनाया है, ये मेनली इन्होंने बनाया है विद द हेल्प ऑफ फ्लेविनॉइड्स और सेकेंडली प्लांट मेटाबोलाइट्स की मदद से। अब फ्लेविनॉइड्स हम सबको पता है आजकल इंडस्ट्री में एज अ कलरिंग एजेंट और फूड पिगमेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो ये एक फूड पिगमेंट भी है और इसका यूज़ अब एक सप्लीमेंट के रूप में भी किया जाएगा इन दी बी इंडस्ट्री। तो ये थी पहली न्यूज़। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज फ्रॉम CSIR। CSIR ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसका नाम है फ्लरी PCR और ये जो फ्लरी PCR है ये हमारा मदद करेगा डिटेक्शन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। ओके, और फूड अडल्ट्रेशन में मेनली ये जो मीट की अडल्ट्रेशन है उसको डिटेक्ट करने के काम में आएगा। CSIR हम सबको पता है इसकी फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये जो है ये वेरियस रिसर्च कंडक्ट करता है इंडिया के अंदर, उन्हीं में से एक इन्होंने डिवाइस को डेवलप किया है। अब ये कैसे डिटेक्शन करेगा, इसके जो हम कह सकते हैं एडल्ट्रेशन डिटेक्शन के पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल होगा वो होगा PCR का। अब PCR क्या है, कैसे वर्क करता है, ये फूड माइक्रोबायोलॉजी की कुछ फंडामेंटल जो टेक्नोलॉजीज होती है उसमें से एक होता है। ठीक है, तो अगर आप PCR की बारे में डिटेल में नहीं जानते तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि अगर आप फूड और डेयरी सेक्टर से है तो PCR को डिटेल में एक बार देख लीजिए कि क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे ये वर्क करती है, क्योंकि ये आपके आगे भी बहुत सारी प्रोसेसेस में काम आएगा। ओके, तो इस PCR के ऊपर बेस्ड इन्होंने ये डिवाइस को बनाया है और ये क्या क्या डिटेक्ट करेगा, ये हमारा डिटेक्ट करेगा अगर कोई भी एलर्जन प्रेजेंट है, कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, पैथोजन प्रेजेंट है हमारे फूड प्रोडक्ट के अंदर, तो हम इस टेक्नोलॉजी की मदद से उसे बहुत इजीली और बहुत जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा इसका ये भी बेनिफिट है कि ये क्या है, पोर्टेबल नेचर का है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है और इस वजह से इसे हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और जो मोबाइल हमारी वैन्स होती है उनमें भी इसको कैरी कर सकते हैं। ओके,
तो इस तरीके से इन्होंने जो डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेशन है उसको और ज़्यादा इजी बनाया है। साथ ही में जैसा कि मैंने आपको कहा, ये मीट प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उनमें अडल्ट्रेशन पता करने के लिए। तो ये मेनली मीट के अंदर जो हमारे वेजिटेरियन चीप सोर्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स के, उनको एज अडल्ट्रेंट अगर यूज़ किया जा रहा है तो उसे डिटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे कि ये मीट में ग्लूटेन की प्रेजेंस डिटेक्ट कर सकता है, अगर उसमें कोई पल्सेस का पाउडर, ऐसी कोई चीज़ें जो चीप सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का उन्हें मिलाया गया है, तो वो भी उस मीट प्रोडक्ट के अंदर ये डिटेक्ट कर सकता है। ओके, यहाँ पे जैसे इसके बारे में और बताया गया है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने जो हमारी ये CEERI इंस्टीट्यूट और CSIR IITR इन दोनों इंस्टीट्यूट्स के साथ में मिलकर ये जो हमारा डिवाइस है इसको डेवलप किया है। ओके, और इसका जो हमारे डिवाइस का मेन वर्क होगा वो केमिकल और बायोकेमिकल टेस्टिंग इन फूड सेफ्टी, डायग्नोसिस और हेल्थ जो है इनसे रिलेटेड होगा। कैसे होगा वो भी हमने देख लिया है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि डिवाइस वाज डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ CSIR IITR's एडवांसिंग टेक्नोलॉजी लीड्स फॉर एश्योरिंग सेफ्टी ऑफ फूड अंडर CSIR's मिशन मोड प्रोजेक्ट। ओके, ये जो है ये स्टेटमेंट आया है डॉक्टर भास्कर नारायण, हेड ऑफ CSIR IITR के। तो इन्होंने पूरा स्टेटमेंट में ये जो हमने इतनी देर डिस्कस किया वो सब बताया गया था। ओके, और यहाँ पे कौन सी स्पीशीज़ का मीट है उसे वेरीफाई करने में भी ये काम आता है। अब आपको पता है मीट जो प्रोडक्ट सेल होते हैं उनका जो हम कह सकते हैं रेट है वो इस पे भी डिसाइड होता है कि वे किस स्पीशीज़ का मीट है। तो कई बार इसमें भी क्या है, लोग प्रॉफिट के चक्कर में धांधली कर देते हैं, तो उसे डिटेक्ट करने के लिए भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ अगर हम इस फ्लरी PCR की कॉस्ट की बात करें, इनिशियल कॉस्ट की बात करें, तो परचेजिंग के वक्त अगर हम सारे नेसेसरी इक्विपमेंट जो कि जिनकी ज़रूरत होगी हमें इन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो अगर उसकी टिपिकल कॉस्ट देखें तो वो हमें एक बार के लिए इनिशियल में 35 लाख पड़ेगी। और अगर हम सिर्फ इस डिवाइस को लेना चाहें, जैसा कि हमने फोटो में देखा था, वो जो एक बॉक्स के आकार का डिवाइस था फ्लरी PCR, सिर्फ उसको लेना चाहें तो वो हमें मेनली मिल जाएगा 1 to 1.5 लाख की कॉस्ट के अंदर। ये इसकी कॉस्ट के बारे में। अगर अब हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो इसकी वाइड एप्लीकेशंस हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि इट इज़ अ कॉम्पैक्ट डिवाइस विच कैन ईजिली बी कैरिड एनीवेयर एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इट इज़ कस्टमाइजेबल। तो आप इसको अपनी नीड के हिसाब से, अपनी लैब की नीड के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये अडल्ट्रेशन डिटेक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ DNA। अब PCR मैंने आपको कहा है कि डिटेल में देखना, लेकिन अगर मैं रफ में बताना चाहूँ तो PCR में क्या होता है, हमारे पास एक स्मॉल सैंपल ऑफ DNA होता है, उसको हम एम्पलीफाई करते हैं, यानी उस स्मॉल सैंपल ऑफ DNA को मल्टीप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, और उसको मल्टीप्लाई करके एक इतने अमाउंट में सैंपल अपना हम बना लेते हैं जिस पे हम बाकी उसकी डिटेल में स्टडी कर पाएँ। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको किसी भी माइक्रोब्स का डिटेक्शन करना है या फिर किसी भी हमें टेक्नोलॉजी से ये पता करना है कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट है, तो उस के अंदर हमें DNA डिटेक्शन करना पड़ता है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर की कौन सी स्पीशीज़ का वायरस है, कौन सी स्पीशीज़ का जर्म है, फंगस है, या फिर कौन से एनिमल का मीट है। ये सब हम DNA को आइडेंटिफाई करके इजीली पता कर सकते हैं। ओके, तो ये था एक शॉर्ट में PCR के बारे में कि हमारे जो स्मॉल अमाउंट ऑफ DNA हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तब तक करते हैं जब तक उसकी क्वांटिटी इतनी ना हो जाए कि हम उससे डिटेक्ट कर पाएँ जो भी हमें इंफॉर्मेशंस चाहिए। ओके, और उसके बाद में आपके लिए यहाँ पे एक जो नाम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि ये जो डिवाइस है इसको पूरी तरीके से चेक करके अप्रूव किया है NABL ने। NABL की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम्स में आ जाती है, ये है नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। यानी जो भी लेबोरेटरीज का एक्रीडेशन प्रोवाइड करता है, इंडिया के अंदर बहुत सारी लेबोरेटरीज होती है, जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनकी खुद की भी लेबोरेटरीज होती है, इन सबको एक्रीडेशन प्रोवाइड करने का काम हमारा NABL लैब्स का होता है। ओके, तो ये सब था इस डिवाइस के बारे में फ्लरी PCR, जिनका इस्तेमाल आने वाले टाइम में हमें इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है।
हाँ, जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो एक और इंडिया के ही रिसर्च इंस्टीट्यूशन की तरफ से आ रही है, जिसका नाम है CFTRI। पहली थी CSIR की तरफ से और ये वाली है CFTRI की तरफ से। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अब की बार 3 ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करके हमें दिए हैं जो कि हमारे एक तरह से फूड इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज कर सकते हैं, जिनमें जो पहला प्रोडक्ट है वो तो वाकई इतनी अपनी वो पोटेंशियल रखता है कि वो रिवोल्यूशनाइज कर दे। इन्होंने क्या कर दिया, एक प्रोबायोटिक प्रोडक्ट बना दिया है, और ये जो प्रोबायोटिक प्रोडक्ट होगा ये डेयरी बेस्ड नहीं बल्कि प्लांट बेस्ड प्रोबायोटिक प्रोडक्ट होने वाला है। आप सबको पता है कि इंडिया का जो प्रोबायोटिक मार्केट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ प्रोबायोटिक फूड्स। ओके, और मेनली आज के टाइम में जो आपको प्रोबायोटिक फूड्स मिलते हैं वो सारे डेयरी ओरिजिन के ही होते हैं, यानी डेयरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम अगर फर्मेंटेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टार्टर कल्चर तो हमें ये प्रोबायोटिक फूड्स देखने को मिलते हैं। लेकिन इन्होंने रिसर्च की और एक प्लांट बेस्ड हमारा प्रोबायोटिक फूड बना दिया है, जिसके अंदर ये कैरेट के जो नेक्टर है उसकी मदद से, उसके फर्मेंटेशन की मदद से अब एक तरह का प्रोबायोटिक बनाएंगे। और इसके लिए ये जो फर्मेंटेशन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे उसका नाम यहाँ पे दे रखा है कि लैक्टी प्लांटी बेसिलस प्लांटेरम, और यहाँ पे इसका जो साइंटिफिक कोड होता है वो भी दे रखा है। तो आपको इसका नाम ध्यान रहे तो वो बहुत ही सही होगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में ये न्यूज़ आ सकती है। तो प्रोबायोटिक जो इंडस्ट्री है उसके अंदर प्लांट बेस्ड अगर हमें प्रोडक्ट देखने को मिले तो ये इंडस्ट्री में वाकई जो कुछ आजकल नई डिमांड्स आ रही है वीगन फूड औरों की, उसको केटर करने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। ओके, और उसमें हम और बात करें तो ये जो एक नॉन डेयरी सोर्स का प्रोबायोटिक है ये मैंने आपको बता दिया है, और ये जो है ये बेनिफिशियल होगा खासकर लैक्टोज इनटॉलरेंस पीपल के लिए। आप सबको पता है वह लोग जो कि लैक्टोज, जो कि मिल्क में प्रेजेंट एक प्राइमरी शुगर होता है, मेन कार्बोहाइड्रेट जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है वो लैक्टोज शुगर ही होता है, जिसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों की कंडीशन को हम कहते हैं लैक्टोज इनटॉलरेंस। और वो जो मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट को अगर ऐसे लोग कंज्यूम करते हैं जिनमें लैक्टोज हो तो उनमें बहुत सारी इरिटेशंस होती है, एलर्जी होती है। ठीक है, तो इस सब को अवॉइड करने के लिए इन्होंने प्लांट बेस्ड एक तरह से हमारा फूड प्रोडक्ट और प्रोबायोटिक प्रोडक्ट बना दिया है। और इन्होंने कहा है कि हमने FSSAI के स्टैंडर्ड्स को भी मीट किया है, साथ में हम ओवर 50% ऑफ डेली विटामिन ए की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं इस प्रोडक्ट की मदद से। इन्होंने एक और प्रोडक्ट भी डेवलप किया है जो कि है ग्लूटेन फ्री ब्रेड मिक्स। अब आप सबको पता है कि जो ब्रेड होती है उसमें ग्लूटेन प्रेजेंट होता है क्योंकि वो व्हीट से बनती है, और व्हीट के अंदर जो मेजर एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है ग्लूटेन। अब सेम जैसे लैक्टोज से लोगों को एलर्जी होती है, कई लोगों को इस ग्लूटेन से भी एलर्जी होती है। तो ऐसे लोगों के लिए जो ग्लूटेन सेंसिटिव होते हैं उनके लिए इन्होंने ग्लूटेन फ्री ब्रेड मिक्स का एक तरह से रिसर्च में डेवलपमेंट किया है, और इसका जो टेक्सचर होगा, टेस्ट होगा, उसमें कोई भी इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है एज वी कंपेयर टू दी ट्रेडिशनल ग्लूटेन बेस्ड ब्रेड्स के। ओके, और उसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ बनाई है, इंस्टेंट मसाला टी प्री मिक्स। Alongside the carrot nectar and bread mix, they also introduced as an instant masala tea pre-mix, adding to their diverse range of food innovation। तो ये एक और इनोवेशन है, लेकिन इन तीनों में मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपको ध्यान रखना है तो वो होगा प्रोबायोटिक कैरेट नेक्टर। ओके, क्योंकि ये बहुत ही एक तरह से नई रिसर्च है इन दी प्रोबायोटिक इंडस्ट्री। अब यहाँ पे इन्होंने डिटेल में इस दो न्यूज़ के बारे में बताया क्योंकि ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली है ग्लूटेन फ्री ब्रेड प्रीमिक्स। अब इन्होंने कहा है कि हमने जो है 100% ग्लूटेन फ्री ब्रेड बनाई है, और इसके अंदर हमने मिलेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया है क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप व्हीट को रिप्लेस करोगे तो आप मिलेट्स की तरफ जाओगे। मिलेट्स में भी इन्होंने बताया जैसे हमने ब्रेन यार्ड, फॉक्सटेल और प्रोसो, ये इस तरह की जो मिलेट वैरायटीज़ है उनको मेनली यूज़ किया है ताकि हम इस ब्रेड को बना पाएँ, इसको हम लार्ज स्केल पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर। ये भी इन्होंने बताया इस प्री मिक्स को। ओके, और जो नेक्स्ट न्यूज़ में इन्होंने अच्छे से बताया कि जो कैरेट टेक्टर है वो उसकी मदद से हमने इस बैक्टीरियल स्पीशीज़ के यूज़ करके एक प्रोबायोटिक बना दिया है, और ये जो प्रोबायोटिक है ये हमारा बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट कॉज करेगा, और ये इसको कह रहे हैं कि ये उन लोगों के लिए एक अल्टरनेटिव होगा या अनदर ऑप्शन होगा जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंस से सफ़र कर रहे हैं। ये सब हम भी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट पॉइंट्स में इन्होंने जो भी साइंटिस्ट इन रिसर्च में इन्वॉल्व थे उनके बारे में बताया है दोनों ही न्यूज़ में। ओके, और इन्होंने कहा कि ये जो फंडिंग थी ये DBT न्यू दिल्ली की तरफ से थी। ये थी हमारी न्यूज़।
यहाँ पे इन्होंने दो और प्रोडक्ट डेवलप किया हैं, उसके बारे में बता रखा है। पहला है मल्टीग्रेन वेफल। वेफल आप सबको पता है कि जो रिफाइंड व्हीट फ्लावर है, जिसे हम मैदा भी कहते हैं, उससे बनने वाला एक फूड प्रोडक्ट है, जो कि हमारा बेकरी और डिजर्ट इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हाई फैट और हाई शुगर कंटेंट प्रेजेंट होता है। ओके, अब इन्होंने ये जो ट्रेडिशनली रिफाइंड व्हीट फ्लोर या फिर मैदे से बनने वाले वेफल्स थे, इनको रिप्लेस करने के लिए एक अल्टरनेटिव लाए हैं, जिसमें ये व्हीट के साथ साथ, होल व्हीट के साथ साथ पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट और बाकी कई तरह के फ्लावर्स का जो इस्तेमाल करके फूड प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, जो कि एक हेल्दी ऑप्शन होगा एज कंपेयर टू दी रिफाइंड व्हीट फ्लावर वेफल। अगला है इंस्टेंट मसाला टी प्रीमिक्स। ये भी हमने देख लिया था कि इन्होंने रेडी टू यूज़ प्रीमिक्स बनाया है टी का, मसाला टी का, जिसको आप अगर बॉइलिंग वाटर में ऐड करके एज अ पाउच की फॉर्म में आपको मिलेगा। आप बॉइलिंग वाटर में इसे ऐड करके, जैसे कि आप ग्रीन टी भी बनाते हैं, उस तरीके से बना के इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने एक इथाइलिन स्कैवेंजर टेक्नोलॉजी भी डेवलप की है CFTRI ने। अब इथाइलिन स्कैवेंजर टेक्नोलॉजी क्या होती है? देखो, फूड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, खासकर जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, उनकी जो राइपनिंग होती है, उसके लिए हमें इथाइलिन गैस मेनली उसमें इन्वॉल्व होती है, उनकी राइपनिंग करने में, उनको मैच्योर करने में, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ओवर मैच्योरिंग के कारण भी फूड प्रोडक्ट्स खराब हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर बनाना ओवर मैच्योर हो जाते हैं या ओवर राइपनिंग उनकी हो जाती है आपके घरों में, तो वो एकदम येलो शेड खो के ब्राउन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस सब को रोकने के लिए इस एथाइलिन गैस के कांटेक्ट में हम फ्रूट और वेजिटेबल को कम से कम लाना पड़ता है आफ्टर देयर कंप्लीट डेवलपमेंट। इस वजह से इन्होंने एथाइलिन स्कैवेंजर्स बनाए हैं, जो कि कुछ ऐसे केमिकल्स होंगे जो इस एथाइलिन गैस को रिमूव कर देंगे हमारे जो भी फूड प्रोडक्ट की पैकेजिंग है उससे, और उनकी जो शेल्फ लाइफ है और उनकी जो क्वालिटी है उसे मेंटेन करेंगे। नाउ जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, वो हमारी मेनली रिलेटेड है एक ऐसी स्टडी के बारे में जो कि इंडिया के जो कंज्यूमर हैं उनके बिहेवियर को शो कर रहा है। ओके, ये जो स्टडी है ये ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने कंडक्ट की है, और इस स्टडी में इन्होंने पाया है कि इंडिया के अंदर जो मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स हैं, वो जब भी कोई फूड प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें वे जो मेजर चीज़ इग्नोर करते हैं वो होती है उसका न्यूट्रिशन लेवल और न्यूट्रिशन लेबल, जिसके अंदर उसकी सारी न्यूट्रिएंट्स की इंफॉर्मेशन दी हुई होती है कि फैट कितना है, विटामिन कितना है और उसमें कितनी कैलोरीज है। इस सब को इग्नोर करके वो मेनली 2 या 3 चीज़ें देखते हैं। एक तो वो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं ब्रांड के ऊपर, किस ब्रांड का प्रोडक्ट है। दूसरा वह देखते हैं एक्सपायरी डेट ऑफ द प्रोडक्ट, और तीसरा वह बहुत कम लोग हैं जो उसके प्रोडक्ट के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं। इन तीनों के अलावा बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पीपल इनको ऐसे मिले जो कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू या फिर न्यूट्रिएंट जो लेबल होता है उस पर भी फोकस कर रहे हो, उसको समझ रहे हो कि इसमें कितने हेल्दी अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं और कितने अनहेल्दी इस प्रोडक्ट के अंदर हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। ओके, तो ये एक छोटी सी इन्होंने रिसर्च कंडक्ट की थी, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन है कि इन्होंने पाया कि 74% जो पर्सन्स थे वो सिर्फ एक्सपायरी डेट देख रहे थे। उसके अलावा 57% जो थे वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डेट देख रहे थे। ओके, और जो हमारे 60% से ज़्यादा लोग थे वो सिर्फ ब्रांड वैल्यू या फिर ब्रांड नेम के ऊपर ही प्रोडक्ट ले रहे थे, वो उसकी कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन पे ध्यान नहीं दे रहे थे, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि अगर हम अपना फोकस इस न्यूट्रिएंट लेबल के ऊपर बढ़ाएं और देखिए कि उसमें कितनी कैलोरीज है, कितना टोटल शुगर है, सॉल्ट है, तो हम एक हेल्दी चॉइस की हैबिट अपना पाएंगे रिलेटेड टू दी फूड प्रोडक्ट्स। हाँ, एक और स्टडी हमारे सामने आई है जो कि डील कर रही है टर्मरिक जो हमारे मार्केट में सेल हो रहा है, यानी जो हमारे हल्दी के सेल हो रही है मार्केट के अंदर, उससे। तो ये कह रहे हैं कि जो मार्केट में टर्मरिक पाउडर सेल हो रहा है उसके अंदर एक हमारा अलार्मिंग अमाउंट ऑफ लेड पाया गया है। अब लेड हम सबको पता है एक तरह का हैवी मेटल होता है जो कि अगर हाई अमाउंट में या फिर लार्ज क्वांटिटी में कंज्यूम किया जाए तो हमारी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जिनमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आती है। ये सब लेड के साइड इफेक्ट होते हैं और इसलिए हम इसको हैवी मेटल्स के अंदर क्लासीफाई भी करते हैं। ओके, तो इन्होंने पाया है इस स्टडी के अंदर जो पाकिस्तान का कराची है, पेशावर है और इंडिया के भी कई रीजन है जिनमें मेनली पटना है, यहाँ पे जो टर्मरिक सेल हो रही है मार्केट के अंदर उनमें अलार्मिंग लेवल ऑफ लेड पाए गए हैं। यानी कि जो FSSAI ने स्टैंडर्ड बताया है लेड का टर्मरिक के अंदर, वो बताया 10 माइक्रोग्राम
पर ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्होंने जो स्टडी कंडक्ट की, सैंपल्स टेस्ट किए, उनमें इन्होंने पाया कि ये 200 टाइम्स से भी ज़्यादा पाया गया है। अराउंड 1000 माइक्रोग्राम्स पर ग्राम ऑफ लेड कंटेंट पाया गया है इन मार्केट में सेल हो रही टर्मरिक्स के अंदर। तो ये जो लेवल है बहुत ज़्यादा है एज पर रिकमेंडेड बाय FSSAI लेवल के। ओके, सो इस वजह से ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इस रिसर्च ने शो किया है ऐसे हाई लेड कंटेंट वाले टर्मरिक को मार्केट में सेल करना। नाउ यहाँ पे साइड इफेक्ट्स में बताया गया है कि अगर हम स्मॉल क्वांटिटी में लेड का कंजप्शन करते हैं तो ये हमारे हेडेक्स, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग ऐसी माइनर प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। लेकिन अगर हम बहुत लार्ज अमाउंट में इसको कंज्यूम कर ले तो ये ऑर्गन फेलियर्स से लेके डेथ तक कॉज कर सकता है, खासकर चिल्ड्रंस के अंदर। इस वजह से इस जो रिपोर्ट है या स्टडी है इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, यहाँ पे इन्होंने एनालिसिस में बताया कि WHO कहता है कि वैसे तो बिल्कुल भी लेड कंज्यूम नहीं करना चाहिए, लेकिन कई फूड प्रोडक्ट ऐसे पाए गए हैं जिनके अंदर 2 माइक्रोग्राम पर ग्राम से ज़्यादा लेड पाया गया है। और हाई लेवल जो ऑफ लेड हमारे पाए गए हैं वो हमारे मेनली पाए गए हैं पटना के अंदर। तो पटना के रीजन में जो टर्मरिक और बाकी प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे सर्विलेंस की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे जो लेड के लेवल है वो बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। यहाँ पे जैसे आपको देखने को मिल रहा है 2274 माइक्रोग्राम पर ग्राम तक हाई लेवल में लेड पाया गया है पटना में जो फूड प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। और साथ में जो गुवाहाटी है असम के अंदर, वहाँ पे भी अच्छे खासे लेड लेवल पाए गए हैं 127 माइक्रोग्राम पर ग्राम तक। ओके, यहाँ पे कुछ टर्मरिक के बारे में बताया गया है, ठीक है। और इसके बारे में भी बताया गया है कि ये जो है लेड क्रोमेट, ये भी एक येलो कलर का ही सब्सटेंस होता है जो मेनली पेंट, रबर और प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज होता है, लेकिन इसके सैंपल्स हमें टर्मरिक के अंदर पाए गए हैं। ओके, आज जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक टोमेटो ग्रैंड चैलेंज नाम से एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, जिसके अंदर इन्होंने पूरी इंडिया से जितने भी इनोवेटर्स हैं उनको इनवाइट किया और कहा कि आप कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बताएं जिससे हम जो टोमेटो की प्राइस वॉटिलिटी है और जो प्रोडक्शन या फिर उसके पोस्ट हार्वेस्ट में जो लॉस हो रहे हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप अपने आइडियाज़ दीजिए, कुछ नए इनोवेशंस हमें बताइए। ओके, तो ये एक पूरा चैलेंज कंडक्ट कराया था इंडियन गवर्नमेंट ने, और इस चैलेंज में अराउंड 1376 इनोवेटिव आइडियाज़ आए थे, रिसीव हुए थे, और उनमें से 28 इनोवेटर्स को गवर्नमेंट ने अप्रिशिएट किया और उनके आइडियाज़ को अप्रिशिएट किया और अब उन्हें फंडिंग दी जाएगी। ओके, तो इस चैलेंज के बारे में हम पूरा जानना चाहे तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेट किया था इनोवेशन सेल, जो कि प्रेजेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, कि एक ऐसा हैकेथॉन या फिर ऐसा एक हम कह सकते हैं चैलेंज इंट्रोड्यूस किया जाए, लोगों को दिया जाए, खासकर स्टूडेंट्स और जो रिसर्चर्स हैं उनको, जिसमें वह अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज़ गवर्नमेंट को प्रपोज करें। और उनमें मेनली हमारे थे स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स, फैकल्टी मेंबर्स, इंडस्ट्रियल इंडिविजुअल्स, स्टार्टअप्स और बाकी प्रोफेशनल्स, ठीक है। और इन्होंने जो आइडियाज़ उनको प्रेजेंट किए उसमें इन्होंने कहा कि ठीक है 28 ऐसे आइडियाज़ है जो कि वाकई में हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ला सकते हैं, और इन आइडियाज़ को अब कहा गया है कि ये पूरा प्रोटोटाइप डेवलप करे और इनको मेंटरशिप भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है, फंडिंग भी प्रोवाइड करेगी। और इस प्रोटोटाइप जो इनका आइडिया का बनेगा उसको गवर्नमेंट चेक करेगी कि क्या हम इसको इंडस्ट्रियल स्केल पे या फिर फार्मर के स्केल पे यूज़ कर सकते हैं। और टमाटो का जो वेस्टेज हो रहा है, उसकी जो प्राइस बढ़ती जा रही है, और उसके जो बाकी पोस्ट हार्वेस्ट चैलेंजेस होते हैं टमाटो कल्टीवेशन के, उन सबको कैसे हम कंट्रोल कर पाएंगे। ओके, तो इसके पीछे मेन जो हमारा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था इस चैलेंज के पीछे, वो था डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ओके, अब इंडिया में जो टोमेटो प्रोडक्शन है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स बता रखे हैं कि इंडिया जो है वर्ल्ड के अंदर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टोमेटो का। ओके, और ये हमारा 20 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ टोमेटो एनुअली ग्रोथ होती है, इतने टोमेटोज की इंडिया के अंदर।
अब इन्होंने कहा है कि इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, एक्सेसिव रेन्स है या सडन हीट स्पेल्स जो हो रहे हैं, ठीक है, और इस वजह से क्या है, टोमेटो का प्रोडक्शन और उसका जो पोस्ट हार्वेस्टिंग मेंटेनेंस है वो बहुत ज़्यादा हमारा इम्पैक्ट हो रहा है, और इस वजह से बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रही है, जिससे फार्मर्स को एक हाई लेवल पे लॉस हो रहा है। तो इस सॉल्यूशन के लिए उन्होंने कंडक्ट किया था। अब यहाँ पे इस जो चैलेंज थे इसके कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे, या बताया गया था कि इन चैलेंजेस को आपको अपने इनोवेटिव आइडिया में एड्रेस करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो पहला जो चैलेंज था वो था प्री प्रोडक्शन, यानी कि इंडियन जो फार्मर्स हैं उनके पास लिमिटेड एक्सेस है ऐसे सीड्स का जो क्लाइमेट रेजिलियंट हो, यानी क्लाइमेट के जो उतार चढ़ाव है या क्लाइमेट के जो हार्शनेस है उसे बियर कर पाए और प्रोडक्शन अच्छा दे पाए। और जो पुअर एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस है, इन सबको डील करने के लिए आपके पास क्या आइडिया है? दूसरा आइडिया मांगा गया था रिलेटेड टू पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, जिसमें मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है स्टोरेज फैसिलिटीज़ की। आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स, फूड ग्रेन्स होती है जो इंडिया में प्रोड्यूस तो बहुत हाई अमाउंट में होती है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो वहाँ की फैसिलिटीज़ है उन प्रोडक्ट्स के स्टोरेज की, वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है मंडी औरों में खासकर, जहाँ पे वो प्रोडक्ट सड़ जाते हैं या फिर उनको कीड़े और खा जाते हैं, ये हम अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं। तो इन पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉस थे और जो स्पॉइलिंग और जो हम कह सकते हैं कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ की जो कमी है टमाटोज़ को लेके, इन सबको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। अगला था प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन, कैसे इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रोसेसिंग सरप्लस टमाटोज, इससे आप डील कर सकते हैं। कैसे जो हाई अमाउंट और हाई क्वांटिटी ऑफ टमाटो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग कंडक्ट आप कर सकते हैं विदाउट दी एडुकेट और विदाउट दी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। ओके, अगला था सप्लाई चेन, कैसे आप सप्लाई चेन को डील करेंगे कि और मार्केट एक्सेस कैसे बढ़ाएंगे, डिमांड कैसे फोरकास्ट करेंगे कि आने वाले टाइम में कितनी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस जो हमारे यहाँ पे हम कह सकते हैं टमाटो की वेरी करती है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट करेंगे, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन को कैसे डील करेंगे। तो ये मेन चैलेंजेस थे, इन्हीं के ऊपर आइडियाज़ आए और बाद में उनमें से जो टॉप आइडियाज़ थे 28 उनको अब गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड करने जा रही है। तो ये थे हमारे नवंबर मंथ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्चेज जो कंडक्ट हुई, जिनमें कुछ तो बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनाइज थी, जिसमें प्रोबायोटिक मैंने आपको बताया। उसके अलावा जो एपीकल्चर के लिए कोलंबियन इंस्टीट्यूट ने एक नेक्टर और फूड सप्लीमेंट डेवलप किया है वो हो गया, और बाकी भी कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। ओके, तो आई होप दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको ऐसा ही और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको फ्री के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने, या फिर आपको जो स्क्रीन पे एग्जाम्स दिख रहे हैं जिनमें CUET PG है, CFT आ रही है, FCI है, फूड एनालिस्ट, FSSAI गेट, इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और नहीं तो फ्री रिसोर्सेज को एक्सेस करना है इन एग्ज़ाम्स के, और इन एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, तो आप ज़रूर फूड टेक ऑनलाइन का जो ऐप है उसको एक बार विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको डेडिकेटेड कोर्सेज भी मिलेंगे कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है। तो आप ज़रूर इस ऐप को विजिट करके इसके ऊपर जो क्वालिटी कंटेंट है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले स्टोर पर जाके अगर फूड टेक ऑनलाइन ऐप सर्च करेंगे तो भी वहाँ पे आपको ऐप की डिटेल मिल जाएगी। ऐप का जो लोगो है वो आपको सामने देखने को मिल ही रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वी विल मीट इन अनदर वीडियो।